अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सेनेट तो मुझे कोई जादुई जगह लगती है कि जहां पर बड़े ही मौजज़े बर्पा होते हैं। अक्सर ही हम देखते हैं कि अक्सरियत अक़लियत में और अक़लियत अक्सरियत में बदल जाती है। जो अनहोनी है वो होनी हो जाती है और जो सामने नज़र आ रहा होता है वो एकदम से ओझल हो जाता है। तो कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ पर कौन सा जादू है, कोई तिलिस्माती किस्म का, कि जो ये सारे मैजिक कर जाता है। और आज भी एक ऐसा ही मैजिक हुआ है कि जहाँ पर हमने देखा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल हुकूमत ने कामयाबी से मंजूर करा लिया है, अगरचे कि उसकी सेनेट में तादाद कम थी, मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये बिल पास करवा लिया। हैरत अंगेज़ तौर पर अपोजिशन जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी में है, उनके कहा यह जा रहा है कि 8 के करीब अफराद जो हैं, सेनेटर्स जो हैं, वो गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए और आसानी हुई। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि खुद अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो भी आज मौजूद नहीं थे। ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत ने जो बिल का एजेंडा है, एजेंडा ऑफ द डे, वो रात गए जारी किया और इसको हिडन रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो दूर दराज थे वो सुबह टाइम पे नहीं पहुंच पाए और इस वजह से हुकूमत को कामयाबी मिली है। लेकिन बहरहाल इसकी तौजीहात जो भी हों, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हुकूमत ने ये बिल पास करवा लिया है। क्या खिचड़ी पक रही है, क्या अपोजिशन की सफ़ों पर अभी तक हम ये कह सकते हैं बस में ये एतमाद नहीं है और ये एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, यही वजह। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ एक अभी खबर गुजरी है जिसकी तरदीद बड़े वाज़ेह अल्फाज में आ चुकी है कैबिनेट में चेंजेस के हवाले से कि फिर से शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कुछ तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। इसके हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। इमरान साहब, इस पर मैं आपका कमेंट ले लूँ पहले ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगरचे शहबाज गिल साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इसकी तरदीद कर दी कि कोई कैबिनेट चेंजेस नहीं होने जा रही, लेकिन आपको लगता है कि कोई चेंजेस करने का फ़ायदा है और होनी चाहिए, कहीं ज़रूरत है चेंजेस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि वज़ीर आज़म का हक है, वो जब चाहें उसमें चेंजेस करें, जब ना चाहें ना करें, ये उनको इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक बात को समझ लें, जब वो किसी चीज़ की पुरजोर तरदीद करते हैं ना, अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि लो ये होने वाला। अच्छा, वो आपको असद उमर साहब का याद होगा, जब साफ़ी ने उनसे पूछा था कि सुना है आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन उसके 2 रोज़ बाद ही वो चले गए थे। शहजाद अकबर साहब के बारे में जब ये किया तो आपने हमारे जो बड़े मेरे तो पसंदीदा है जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इन्होंने तरदीद की थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद वो भी चले गए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कर भी रहे हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अगर आप देखें माजी में 3.5 साल में, तो उन्होंने कोई मिनिस्टर कितनी दफ़ा बदले हैं, अब भी एक बदल के देख लें, परफॉर्मेंस तो वही है, वो नहीं बदलेगी। वो मुझे नहीं लगता कि बदले। अच्छा जी, हिलाल से अगर आपको इस पे कुछ कमेंट करना है तो यू आर वेलकम, लेकिन अगर नहीं करना तो फिर मैं आगे सेनेट के मामले पे चलती हूँ। नहीं, मैं क्यों नहीं करूँ कमेंट? जी करें, बिल्कुल चाहता हूँ कमेंट। श्योर। पहली बात तो ये है कि फील्ड चेंजेस जो होते हैं और फील्ड प्लेसिंग्स जो होते हैं वो हर कप्तान करता है और करना भी चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये तो बड़े अच्छे चेंजेस अगर होते तो मेरे ख्याल में ये बड़े ठीक होते। क्यों नहीं? परवेज़ खट्टर को देख लें। अब परवेज़ खट्टर साहब जो हैं, उनके साथ उनके ख्याल में बड़ी ये हुई है, ज़्यादती हुई है। वो ही इज़ फीलिंग हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड कि भाई ये जो केपी लोकल इलेक्शंस का पूरा जिम्मेदार मेरे पे थोपा गया है, और वो तो खफा हैं बल्कि। और उन्होंने जो लोग कहते हैं कहा मीटिंग में कि बस ऐसा नहीं चलेगा और ये वो, तो मेरे ख्याल में उनका स्पिरिट इतना लो था तो उनको कुछ थोड़ा सा इनकरेजमेंट, बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड पीटीआई फेथफुल, तो ज़रूरत था। तो मेरे ख्याल में वो चाहते थे सीएम शिप, जब उनको केपी का नहीं रहा उनके पास, तो वो चाहते थे इंटीरियर की जॉब। तो अगर वो उनको मिलने वाली है तो मेरे ख्याल में वो खुश होंगे और उनकी जो क्या कहते हैं, उसका जो सेंस ऑफ हर्ट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, शेख रशीद साहब जो हैं
वो तो चाहते हैं भाई इन द थिक ऑफ पॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन तो पता नहीं कितने दफे वो इंफॉर्मेशन बने हुए। और सबसे बड़ी बात है, उनको पता है कि भाई ये गुड प्रेस कैसा करते हैं, और दूसरी बात है उनको ये भी पता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को प्रेस के थ्रू कैसे खुश रहना। तो आई थिंक कि दैट वुड बी अ वेरी गुड चेंज। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को थोड़ा सा उनको धचका लगेगा, वो साइनेक्योर में जा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टरशिप अगर वो है तो वो तो को खास उनकी उधर ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कैबिनेट में है, जवान आदमी है, सीखेगा। ठीक है। लेकिन हिलाली साहब एक बात जरूर है कि फवाद चौधरी तो जहां भी जाते हैं उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जाके अपने लिए काम निकाल लिया था, वो दिफा में भी काम निकाल लेंगे। अच्छा। लेकिन एक इसमें मैं ये जरूर कहूंगा परवेज खटक साहब के हवाले से कि इससे फिर ये पहलू भी आता है कि वजीर आजम साहब फिर दबाव में आ गए हैं, जो परवेज खटक का शुरू से मुतालबा था कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जाए। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं। अगर बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने, आ गए दबाव में और आना चाहिए भी। आखिर परवेज खटक सीनियर आदमी है भाई, पुराना आदमी। लेकिन ये हम तब कहेंगे कि दबाव में आ गए अगर ये चेंजेस हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो हम नहीं कह सकते कि हुए हैं नहीं है, जब तक तो हम कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल जनाब देखते हैं कि वाकई इस तरह का कुछ मूव होता है या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे जो हमारा मेन टॉपिक है सेनेट के हवाले से, और उसमें जो है आज बिल पास हुआ है। इमरान साहब, क्या वजह है ये ऑपोजिशन कहाँ रह जाती है, कहीं गायब हो जाती है जब भी कोई अहम वोटिंग होती है? समीना, आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि आप मेरी बात लिख के रख लें कि जिस दिन ये होगा ये सेनेट में भी पास हो जाएगा। याद है आपको? उसकी बुनियादी वजह समझे। ये बिल जो अपोजिशन चाहती या ना चाहती, हुकूमत कोशिश करती या ना करती, ये बिल आपको किसने ये कहा है कि जनाब ये हुकूमत ने पास कराया और अपोजिशन ने नहीं पास कराया? ये बिल मैंने आपसे कहा था कि रियासत पाकिस्तान ने करवाना था, ये रियासत पाकिस्तान का मुतालबा था, इसीलिए उन्होंने सबको इस पर राज़ी कर लिया था। और रियासत पाकिस्तान ने देखे, जब आपको IMF ने अपने एजेंडे में आपसे कहा कि जनाब ये आप काम करेंगे तो हम आपको अगला अपने ये जो है कि आपको पैसे देने हैं या नहीं, अगली किस्त मिलनी है कि नहीं, वो इससे मशरूत है, तो आपको तो ये करना था। लिहाजा अगर आप ये कहें कि जनाब वो ANP के सेनेटर उमर फारूक कासी चले क्यों गए अवान से, यूसुफ रजा गिलानी साहब आए क्यों नहीं, या हुकूमत, अगरचे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है, डॉक्टर जरका को कोविड की हालत में लाने की, ऑक्सीजन लगा हुआ था, उन्हें आज नहीं लाना चाहिए था, कुछ और जो भी बंदोबस्त करते। लेकिन बहरहाल आप इससे भी इसकी अहमियत को समझें कि ये कितना ज़रूरी था। तो ये मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की नाकामी या हुकूमत की कामयाबी है। अच्छा। जो लोग करवाना चाहते थे ये उनकी कामयाबी और रियासत पाकिस्तान की कामयाबी। लेकिन साहब, अगर इमरान साहब का आर्ग्यूमेंट हम मान लें कि ये तो रियासत पाकिस्तान के हक में था, तो ये करना ही था, होना ही था, तो फिर ऑपोजिशन को इसकी तनकीद करने की भी क्या ज़रूरत है? वो फिर खुलकर आएँ और आके कहें कि भाई ठीक है, ये पाकिस्तान के मफाद में है, लिहाजा हमें इसे करना है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें उन्हें ये दिखाना ये कि हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन फिर वोट ना करना या एब्सेंट हो जाना, ये फिर क्यों? इसका मतलब तो यही है ना जो मैं कहता रहता हूं, मुनाफकत। ये जो अपोजिशन है, दे फुल ऑफ मुनाफिक्स। अब देखिए, मैं तो हंस के क्या आपको बताऊं, ये अगर एक मेजॉरिटी एक सेनेट में ना रख सके तो ये क्या गवर्नमेंट को निकालेंगे? आप मुझे बता दें प्लीज। तो भूल जाएं, मिड 2023 तक इनको भूल जाएं। दूसरी बात यह है, मैं इमरान याकूब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। आप पूछेंगे क्यों? मैं कहूंगा क्यों, इसलिए कि देखिए IMF ने कहा है आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होती है तो आप लोग उनको हुक्म मिलता है कि छापो। तो देखिए, ये ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमारे पास आए हैं तो ये आप पैसे अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते। हमारा मनी है, आपने हमारे पैसे दिए हैं और हम चाहते हैं कि ये पैसे एक दिन हम आपसे वसूल करें। और अगर आप एक गैर जिम्मेदारी तौर तक नोट छापते जाएं, इन्फ्लेशन बढ़ता जाए और मनी कि क्या कर रहे हैं आप लोग, तो जब तक आप ये सही नहीं करेंगे हम आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है।
इनफैक्ट अगर आप ये नहीं करेंगे आपको IMF प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक। और समीना, जैसे मैं आपको कहता रहता हूं कि अगर IMF प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आपको $1 नहीं मिलेगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनली और किसी कमर्शियल बैंक, तो फॉरगेट अबाउट इट। तो जब आप कर्ज लेते हैं आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते। देखिए, आपको पता है कि जब ऑपोजिशन गई थी 2018 में 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स $8 बिलियन रह गया था। आज 3 महीने के इंपोर्ट्स हैं। पेट्रोल का पेट्रोल $45 पेट्रोल का प्राइस था, आज है $90, और फ्रेट का $4000 आज है $20,000। देखिए, खुदा के लिए, जब आप एक सेटिंग में कुछ चीज देख सकते हैं ना, रिलेटिवली आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि क्या चैलेंजेस हैं और ये गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है और कुछ हद तक कामयाब हो रही है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बिल पाकिस्तान के मफाद में था और ये अच्छा हो गया कि पास हो गया। लेकिन इमरान साहब, ये मुझे बताएं, अगर तो आपने इस पे कुछ मेरिट पे बात करनी है, जैसे हिलाली साहब ने बात की, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे तो ये भी नज़र आ रहा है ना कि आज जिस तरह से PMLN के मुसद्दिक मलिक साहब ने सीधा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि फिर इसका मतलब है ऑपोजिशन खुद एक पेज पर नहीं है, तो फिर लाली साहब की बात तो बड़ी वैलिड है, फिर अदम एतमाद काहे की? देखिए, मैं आपसे हमेशा ये बात करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ऐसी जमातें हैं जिन्होंने अल्टीमेटली एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है। दोनों एक दूसरे का कांधा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि वो हर बात पे मुत्तफिक हो जाए और इकट्ठे मिलके चले, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। उन दोनों की केमिस्ट्री अलग है, पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है वैसे? पीपल्स पार्टी अभी कहीं नहीं खड़ी। पीपल्स पार्टी भी दूसरी सियासी जमातों की तरह इस कोशिश में है कि उन हलकों में अपनी गुडविल बना सके जिन हलकों से उसे ये उम्मीद हो कि शायद अगले इलेक्शन में उन्हें कुछ अच्छा हिस्सा मिल जाए। हाँ जी, प्रॉब्लम ये देखें, ये एक अलग बात है कि जनाब IMF के पास इमरान खान साहब को जाना चाहिए था या नहीं, या जिन शराइत पे ये गए क्या वो मुल्क के लिए ठीक हैं या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब वो चले गए, जब आपने एक मुल्क के तौर पे उनसे एग्रीमेंट कर लिया और फिर आप उसमें फिर आपको उनकी शराइत मानना पड़ेंगी। अगर यहाँ आप अपने मुआशरे में देख लें, अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो फिर अपनी शराइत पे आपको कर्ज देता है, आपके पास फिर चॉइस नहीं होती। उसी तरह जब आप उनके पास चले गए कि जनाब भूखे मर गए हैं, बच्चे कुल खान ली कुछ नहीं, तो आपने उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे अच्छा बच्चों हम पैसे देते हैं आपको, आपने पेट्रोल लेना है हमारे पैसों से, आपने खाना खाना है हमारे पैसों से, तो फिर शराइत में हमारी जो इस वक्त ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, खुद PML के मुसद्दिक मलिक साहब का जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सेनेट में इस वक्त अपोजिशन लीडर। शुक्रिया गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहती हूँ शो में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं आए सेनेट में? देखें, पहली बात यह है कि मैं ओल्ड पार्लियामेंटेरियन हूँ। आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, और दुनिया की कोई पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलती जिस तरीके से ये चला रहे हैं। इन्होंने रात के 12 बजे के बाद इन्होंने एजेंडा इन्होंने शाये किया है, और मुझे रात को 1 बजे इस्लामाबाद के घर में मुझे मिला है, एंड आई वॉज इन मुल्तान। तो उसके लिए मतलब है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ सेशन में पहुँच सकूँ, तो इसलिए इन्होंने प्रोसीजर्स को वायलेट किया है। मेला फाइडे इंटेंशन थी, इनका मकसद भी ये था कि रात को अंधेरे में इस किस्म का शब खून मारा जाए, और उन्होंने जान के इस किस्म का तरीका निकाला है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम मेजॉरिटी को, पार्टी को रखना इंटैक्ट एट वन प्लेस एट वन टाइम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई बीमार हो जाता है, कोई अब चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो इवन आर लॉट ऑफ मेंबर्स वर मिसिंग। तो PMLN वालों को फिर कैसे आप मुतमईन करेंगे गिलानी साहब? वो तो कह रहे हैं कि ये आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, अंदर से आप हुकूमत के साथ मिले हुए हैं।
ये पार्टी लीडरशिप अगर कहे तो मैं मान जाऊंगा। अगर किसी एक इंडिविजुअल ने बात की है, उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। अगर एन ब्लॉक पार्टी लीडरशिप अगर नून लीग की कह दे तो ठीक है, देन आई विल बी कन्विंस्ड। अच्छा गिलानी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि दिलावर खान साहब का जो ग्रुप है जिन्होंने आपको वोट दिया था, आज उन्होंने हुकूमत के हक में वोट दिया है, एक तो ये बता दें कि उसकी क्या वजह है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं, उन्होंने बिलवास्ता हमारी मदद की है। अच्छा, इसका दोनों का जवाब ले लें। जो दिलावर खान साहब हैं उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने उनको मालाकंड फोन किया। ये जितने भी लोग आए हुए थे, मेरे स्टाफ ने इनको फोन करके बुलाया हुआ था, तो ये सब आए हुए थे। पहले राउंड में वो दिलावर खान बैठे रहे, उनकी मेजॉरिटी नहीं बनी, मिनिस्टर उठ के चला गया, तो उसके बाद आधा घंटा इन्होंने ब्रेक कर दिया चेयरमैन सेनेट ने टू गिव देम टू अकोमोडेट देम। और इस दौरान में उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हुकूमत ने बात की, उनको प्रेशराइज किया, और उसके बावजूद भी जब मेंबर पूरे ना हुए तो फिर एक कोविड की पेशेंट को, सेनेटर को ये ऑक्सीजन के साथ उनके जो एसओपीज के खिलाफ लेकर हाउस के अंदर आए, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद वोट दिया। तो इस तरीके के साथ इन होशियारमंदों के साथ जो है ये कोई सक्सेसेस नहीं होते। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं किया जिसकी एप्रिसिएशन ली जा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर वजीर खुश होते तो इनको होने दे। ये मेरे लिए भी बड़ी तारीफें करते थे, मुझे कहते थे ये गिलानी साहब हमारे हीरो हैं, तो आज वो कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो गिलानी साहब आपके हीरो होने में तो कोई शक नहीं है। मुझे ये बताइएगा प्लीज कि शेरी रहमान साहबा ने इजलास के बाद बाहर निकल के तो चेयरमैन सेनेट पे जानिबदार होने का इल्ज़ाम भी लगाया, और भी इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए। तो आप ये जो अदम इत्माद की बातें होती हैं खासतौर पे वज़ीर आज़म के हवाले से, तो क्या आप एक दफ़ा फिर सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्माद लाने पे कोई काम कर रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी कहा है, और जो हमारे चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि चेयरमैन साहब के खिलाफ अदम इत्माद लाने से हुकूमत नहीं गिरती। अगर हम लाएंगे तो हम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके ऊपर लाएंगे, जिससे हुकूमत को फर्क पड़ता हो। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये गलत फहमी में मिनिस्टर्स हैं, इनको रहने दे गलत फहमी में। ये पहले भी गलत फहमी में थे, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था कहते थे ये नहीं बन सकता, तो जब मैं बन इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दे टुक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट शोड दैट वी हमने वो तो वैसे आपने बड़ा छक्का मारा था गिलानी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट बस एक शॉर्ट सा आंसर कर दें, अगर ये दिलावर ग्रुप को आप क्या समझते हैं, ये ऑपोजिशन का हामी है या हुकूमत का? आपकी जाती राय क्या है इनके बारे में? देखें, ये हमारे साथ इन्होंने साथ दिया है, इनके पास चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, और इन्होंने मेरे कहने पे आए भी हैं। अब मैं सिंस आई हैव नॉट टॉक टू देम, जब मैं आता हूँ तो मैं उनसे बात करूंगा, देन आई विल लेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ रजा गिलानी साहब, थैंक यू सो मच। देखा नाजरीन आपने ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू कि वो क्या कह रहे हैं, इस पर मैं जरा हिलाल साहब का कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हिलाल साहब। देखिए, ये अगर वाकई जिलानी साहब के बातों में कुछ सच है, और मुश्किल है कि कुछ सच है, अमूमन नहीं होता है, बट अगर लेट अस अस्यूम कि कुछ सच है, तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा इंसिडेंट है, और मैं इसको अभी इंसिडेंट कहता हूं, ये जो सेनेट का वोट है, ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। इसलिए कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज ऑर्गेनाइज करती है तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ थोड़ा सा उसमें चांस होता है, ये होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब आपने बिल्कुल सही कहा, या इमरान ने सही कहा कि किसी को ऑक्सीजन में लाना, आई थिंक दैट्स वेरी बैड। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट इसलिए है कि अमूमन जब किसी पेशेंट का
के लिए कुछ चीज़ अच्छा नहीं है और उसको कोई फेवर चाहिए, तो ऑपोजिशन का जो लीडर होता है वो जाके कहता है नहीं बेगम साहब आप मत हिले आपके कमरे से, अगर भी आपका वोट का नुकसान होगा तो हमारा एक बंदा हमारे लिए नहीं वोट करेगा, एंड बिकॉज आप नहीं आ रहे हैं हम वोट नहीं करेंगे। दिस इज द जेंटलमनी वे ऑफ डूइंग इट। मगर ये ऑपोजिशन तो घोड़े हैं ना, ये कोई जेंटलमनी तो नहीं है, उनको लाना पड़ा। ऑलराइट, ठीक हो गया, चलिए। और दूसरी बात ये है कह रहे कि मॉरली उसको एडजस्ट किया जा सकता था। चलिए मैं ब्रेक ले लूं, अब हमारा टाइम थोड़ा सा वो शॉर्ट हो रहा है। अच्छा कुछ और भी कहना है लाली साहब? कह लीजिए जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जो कहते हैं ये सब चीज़ें अरेंज करता है, अगर इस्टेब्लिशमेंट अरेंज करता तो ये कभी नहीं होता इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि वाकई उन्होंने कुछ हद तक हाथ उठा दिया है। ठीक हो गया, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक हम वापस आते हैं तो बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जनाब, रिफॉर्म्स की बात हो रही है और जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है उस पर हमेशा से ये बात होती है कि जनाब बहुत सारी इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें भी और जो पुलिस का सारा मामला है उसमें भी। तो इस हवाले से कुछ क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की तजावीज़ सामने आई हैं हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर खुलकर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में हुकूमत ने कोई 600-700 के करीब इस्लाहात और चेंजेस लाने का फ़ैसला किया है, तरामीम तजवीज़ की हैं और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट तरामीम भी हैं। कुछ सज़ाएँ जो हैं उन्हें कम किया गया, जो मामूली नौयत के जराइम हैं उनकी। इसके साथ साथ कुछ टाइम बाउंड किया गया है कि जनाब 9 माह में अदालतें फ़ैसला दें, फ़ैसला नहीं देती तो वजह बयान करना पड़ेगी जज को, बाकायदा हाई कोर्ट को लिख के देना पड़ेगा कि क्यों नहीं फ़ैसला हो पाया। इसके साथ साथ एक जो बड़ा अदालती सुकुम इन दिनों में कहा जा रहा था कि जनाब वीडियो और ऑडियो जो शहादत है उसको अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारा अदालती सिस्टम, तो वो भी एक चेंज इसमें लाया जा रहा है कि तजवीज़ है कि जी उसको भी अब शहादत को कबूल किया जाएगा। तो इस तरह और इससे जुड़ी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब लाई जा रही हैं। तो ये क्या वाकई इम्पॉर्टेंट एक बड़ा इनकलाबी इक़दाम है इस हुकूमत का कि ये अगर रिफॉर्म्स आ जाती हैं, इस पर हम अब बात कर लेते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो आम आदमी से जुड़ा है। इस वक्त हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सदर कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सारे मामले पर क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त का। सर ये जो तजावीज़ सामने आई हैं यकीनन आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी, आप समझते हैं ये बड़ी खुशाइंद और बड़ी नागुज़ीर और बड़ी इनकलाबी किस्म की तजावीज़ हैं जिस पर बड़ी ज़रूरत थी और अब हो रही हैं? देखिए नागुज़ीर तो नहीं मैं कहूँगा और ना ही मैं इनकलाबी कहूँगा। बात यह है कि साथ साथ क़वानीन में तरामीम होती रहनी चाहिए, लेकिन ये जितनी प्रोजेक्ट की जा रही कि बड़ी इनकलाबी हैं, बड़ी ये वैसे नहीं है, क्योंकि ये जो फौजदारी कानून है इसके जो मसाइल हैं इससे हल होने वाले नहीं कि आप टाइम लिमिट्स रख दें और टाइम लिमिट्स रख के कहें इतने में ये फैसला कर दें। फैसला कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसमें सारे एलिमेंट साथ ना हो। उनको भी ठीक करें ना, सारी प्रोसेस को दुरुस्त करने की जरूरत है, उस तरफ ध्यान नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा काम है जिसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है। अच्छा हाँ सर, हामिद खान साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी हुकूमत ने फौजदारी कवानीन में तरमीम करके अपना काम कर दिया, अब अदलिया और वकला पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पे अमल दरामद करवाएं, तो ये ओननेस उन्होंने आप पे फेंक दी। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? लेकिन क्या उन्होंने वकला से इस मामले में मुशावरत की थी? क्या उन्होंने सिविल सोसाइटी से मुशावरत की, जिनके जो असल स्टेक होल्डर्स हैं? आप तो नहीं स्टेक होल्डर्स, हम वकला असल स्टेक होल्डर्स हैं इसके। हमने ये सिस्टम चलाना है, हमसे आप मुशावरत नहीं करते, अलहदा खामोशी से आप तरमीम कर लेते हैं। इसलिए आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि वकीलों पर इसका बोझ डालें कि अब आप इसको चलाएं, जब आपने हमसे पूछा ही नहीं कि भाई ये तरमीम मुनासिब हैं कि नहीं, इनमें क्या तब्दीलियां हो सकती थी, किस तरह ये बेहतर हो सकती थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात कह सकते हैं। जी हिलाली साहब भी शायद कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब।
देखिए हामिद खान साहब, ये मुझे बताएं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहना कि 9 महीने में, आखिर सबको पता है कि नैब का हुक्म यह है कि 30 दिन में केसेस ख़त्म होना चाहिए, मगर वो 30 दिन में ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसके माने आप लोग क्यों प्लीज़ बैठ के क्यों नहीं गवर्नमेंट को कहते हैं कि कम से कम, इसलिए कि मैंने भी थोड़ा सा लॉ पढ़ा है, क्यों नहीं आप गवर्नमेंट को बैठ के कहते हैं कि आप अगर ये चीज़ लाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू 2 or 3 थिंग्स। आई मीन क्रिमिनल सिविल केसेस में मिसाल के तौर पे आपको माइनर केसेस को अलग रखना चाहिए, कोई छोटा सा रेकंसिलिएशन सिमिलर टू जिरगा कोर्ट्स बनाएं कि सिर्फ मेजर केसेस जाते हैं ऊपर। दूसरी बात, और क्रिमिनल लॉ में जो होता है तो आप मेहरबानी से, जैसे अमेरिकन करते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जाके वो डिफेंडेंट के लॉयर को मीट करता है और कहता है देखो मिसाल के तौर पे कि सजाए मौत तुम्हें मिल जाएगी, मगर हम अगर तुम अग्री करें तो हम एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए वी विल सेटल फॉर इट, तो चलो हम रेकंसाइल करते हैं। क्या आपके ख्याल में ऐसा कुछ चीज होना नहीं चाहिए? कर रहे हैं वो प्ली बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। प्ली बार्गेनिंग है हमारे यहाँ भी किसी हद तक हो सकती है, लेकिन खास तौर पे ये नैब के लॉ में तो प्ली बार्गेनिंग का बड़ा स्कोप रखा हुआ है। मसला ये है कि मसला कॉम्प्लेक्स है इस लिहाज से कि इसमें जो 3 प्रोसेसेस होती हैं क्रिमिनल केसेस में, एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरी प्रोसिक्यूशन और तीसरी फिर जुडिशियल डिसीजन। तो हमारी तीनों ही ब्रांचेस में कमजोरी है। सबसे पहले कमजोरी जो है और सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में होती है। इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं होती। आप 30 दिन क्या, 9 महीने क्या, 2-2 साल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो पाती और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी भी पड़ती है। फिर तीसरी दफा सबसे बड़ा रुकावट जो है प्रोसेस में वो इन्वेस्टिगेशन है। अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स जो आपने फरमाई है ना बात कि वो प्ली बार्गेन या उनसे आपस में बात कर लेते हैं, वो एक बड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके यहाँ क्रिमिनल लॉ पर जितना बजट एलोकेट होता है हम तो उसका अशर भी नहीं खर्च करते। हमने तो अपने जेल रिफॉर्म्स पे कुछ खर्च नहीं किया। अब एक बहुत बड़ी रुकावट ये है कि जेल से मुल्जिम को लेके आना, आधी पेशियों पर जेल से मुल्जिम ही नहीं पहुंचता, ठीक, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं। तो ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स मामलात हैं जिससे हम तो इतनी सारी चीजें हैं जो एड्रेस करने की जरूरत थी और वो आपके ख्याल से अभी नहीं है, यानी ये कंप्लीट आपको नहीं लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट है? खैर अभी तो ये तजावीज़ है, मेरा ख्याल है कि होपफुली इसमें मजीद भी हुकूमत चीज़ें इंक्लूड करे और अभी भी आप लोगों की मुशावरत शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इमरान साहब, आपको लगता है इन ये जो तजावीज़ हैं या इस तरह की मजीद कुछ आदि तजावीज़ पे भी वैसे तो अमल हो जाए तो कुछ फायदा हो, आम आदमी के को कुछ फायदा पहुंचेगा? देखिए मैं नहीं समझता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है ना असल चीज देखें, यहाँ सबसे पहले तो मुकदमे ही गलत। FIR जो करवाई जाती है उसमें 99% से ज्यादा FIR में झूठ बोला जाता है, सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, और उन लोगों को जो समझते हैं कि ये बाद में पैरवी कर सकते हैं, कहते हैं उनके नाम दे दो। पुलिस वाले खुद कहते हैं, क्यों, पुलिस को ये होता है जितने ज्यादा ये नाम देंगे उतनी उनकी इनकम का जरिया बनेगा। फिर वो उनको निकालने के अलग मुल्ज़िम फरीक से पैसे लेते हैं। फिर जब प्रोसिक्यूशन में बात आती है तो प्रोसिक्यूशन को पता ही कुछ नहीं होता। प्रोसिक्यूशन उसमें ना उस तरह से अपना काम करती है, ना उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। तो ये जब तक बेसिक चीज़ें ठीक नहीं की जाएंगी उस वक्त तक मैं समझता हूँ आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। जी हिलाली साहब, आपका क्या कमेंट है इन रिफॉर्म्स के ऊपर? देखिए सीधी बात यह है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम तो वो तो आपके पास है ही नहीं है। विटनेस जो आता है, जो गवाह देना चाहता है, वो मारा जाता है या उसको पैसे देके वो कहते हैं अपना टेस्टिमनी चेंज कर दो। तो क्या तरीका है इसको रोकने के लिए? रोकने के लिए इसका ये तरीका बड़ा अच्छा तरीका मेरे ख्याल में कि आप स्टेटमेंट ले। जब वो विटनेस स्टेटमेंट दे रहा है शुरू में क्राइम के बाद, एक मैजिस्ट्रेट के सामने उससे स्टेटमेंट दिलाएं वो क्या कह रहा है। उसके बाद आप एक कानून लगाएं कि जो विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है ही कैन नॉट
विड्रॉ द स्टेटमेंट। वो नहीं कह सकता नहीं नहीं मैंने ऐसी कोई चीज की ही नहीं है। इसलिए एक मैजिस्ट्रेट होगा जो उससे वो स्टेटमेंट ले रहा है, उसका भी जान बच जाएगा, कोर्ट केस भी जस्टिस की तरफ जा सकेगा। डू यू सी व्हाट आई मीन? आई मीन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये चीजें करें, आप खुदा के लिए चीजें करें, इसलिए कि इस वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा है, पैसे देके लोग चेंज करवा देते हैं। हिलाली साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ होता ये है, सबसे पहले ये होता है मामला जो आपने कहा ना, यहाँ पे जब ये मामला इस तरह का होता है तो वो क्या करते हैं, वो करते ही हैं कि पुलिस के सामने बयान कोई और होता है, विटनेस भी कुछ और बयान देता है, मुलजिम भी कुछ और देता है, फिर वो अदालत में जाके कह देता है कि यहाँ तो जनाब मैंने तो ये पुलिस के दबाव में कहा था। उसके बाद 164 का बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, बाद में वो उससे भी मुकर जाते हैं कि मेरा तो ये बयान ही नहीं है। तो यहाँ इतनी इसमें वो है ना चीजें। लेकिन मैं एक जरूर बात करना चाहूंगा हिलाली साहब कि पूरी दुनिया में कानून की रीट और उसकी अमल दरामद का जो मामला है वो सारा बेसिक तो जो है ना वो खड़ा होता है इस सजा मिलने के खौफ पे। अगर आप इस तरह से सिर्फ सजाएं कम कर देंगे कि लोगों में ये खौफ भी खत्म हो जाए कि अगर हमने कोई जुर्म किया तो सजा मिलेगी, तो ये उसका हल नहीं है। आप जब तक इन चीजों को बेहतर नहीं करेंगे मुजरिम कभी भी सजा। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक इसमें चीज और भी जिस पे आप भी चाहे कमेंट कर दें। जी लाल साहब, चलिए आप पहले कमेंट करें। मैं देखिए एक और चीज जो इन्होंने शायद अच्छा करें, वो SMS वीडियो ऑडियो जो वो तो कर दिया अलाउड नहीं है एज एविडेंस। हाँ, ये होना चाहिए। अगर उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, ये कोर्ट को कहना अच्छा तो ये ऑडियो है, उसको बुलाओ अमेरिका में जो ये ऑडियो बुलाया। भाई अमेरिका से कोई नहीं आएगा आपकी अदालत में। बिल्कुल तो देखिए नहीं, ये तो वैसे इंक्लूड कर दिया इन्होंने, ऑडियो वीडियो और मॉडर्न डिवाइसेस को इंक्लूड कर दिया है, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी खिदमत जो है या कोई भी जदीद सिस्टम्स जो एप्स आती जाएंगी वो भी अदालत उसकी वो ले सकेगी। लेकिन बहरहाल एक इनिशिएटिव है, वी होप कि इस पे कुछ अमल दरामद शुरू। असल चीज इमरान साहब वही है कि बहुत सारे कवानीन तो अभी भी बहुत शायद अच्छे भी हों, लेकिन उन पे भी कितना अमल दरामद हो रहा है। प्रॉब्लम तो सारा इम्प्लीमेंटेशन का आ जाता है, बाकी तो फिर आगे चीजें चलती रहती हैं। ऐसे रिफॉर्म्स जो है ना, रिफॉर्म्स की हमारे बड़ी जरूरत है, लेकिन वो बुनियादी सही बुनियाद पे होने चाहिए और सिर्फ इसमें फौजदारी मुकदमात में नहीं। आज मैं देख रहा था हिलाली साहब, जो सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने एक जो किया है फेडरल इसके FBI के हवाले से, आप उन्होंने उनके जो वफाकी टैक्स मोहतसिब हैं उनके खिलाफ 11 दरख्वास्तें दी थी और वो उन्होंने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा है कि FBI जो काम करता है वो इतना लिंगर ऑन कर देता है, इन चीज़ों को इतना वक्त ज़ाया करते हैं और जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से करते नहीं। बल्कि आरिफ अलवी साहब ने यह कहा है कि एक 82 साल पेंशनर जो हैं हामिद अली खान, उनकी दरख्वास्त उन्होंने 1.25 साल तक लटकाए रखी, तो उनको उन्होंने कहा कि वफाकी टैक्स मोहतसिब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप उन्होंने वो जो कहते हैं उनके फैसलों पे आप अमल करें। बिल्कुल ठीक। यानी हर चीज में जो रिफॉर्म्स है उसकी इस वक्त जरूरत है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि चीजें हैं और ये तजावीज अच्छी शामिल हों और फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम भी शुरू, जो कि ज्यादा जरूरी चीज है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PSL के हवाले से। ये रंगारंग मेला सज चुका है, इसका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान की टीम और इससे जुड़े सितारे कहाँ पर खड़े, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और अब जरा बात हो जाए उस खेल की कि जिसके साथ हमारे यानी पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। हम बात करें क्रिकेट की, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी अपनी पाकिस्तान की अपनी प्यारी हमारी सुपर लीग है वो माशाल्लाह से कंटिन्यूसली हर साल हो रही है, उसका इनेकाद माशाल्लाह से। और अब जाहिर है इसका ये 7वां सीज़न है जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है, रंगीनियों का आगाज़ हो चुका है और सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। ज़्यादातर मैचेस इसके शुरू में कराची में हैं और उसके बाद फिर लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है PSL, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना है और कोरोना की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं। ज़ाहिर है शायकीन उस तरह तादाद में मौजूद नहीं है स्टेडियम में, प्लेयर्स भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से टीमों की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो कितना मुतासिर होगा ये PSL का सारा हंगामा कोरोना की वजह से, और ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे
कि सुपर लीग जो है इसका जीतने के चांसेस कौन सी टीम के हैं, कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है, कितनी स्ट्रेंथ है किस टीम में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू और पाकिस्तान की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। इस खुसूसी सेगमेंट में हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज सलमान बट। सलमान बट, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है शो में। सलमान, सबसे पहले तो जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि कोविड है, कोविड ने हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी वैसे बेरंग सी ज़िंदगियां कर दी हैं, काफ़ी चेंजेस ले आए हैं। PSL भी मुतासर होगा, जाहिर है कि प्लेयर्स भी, आप समझते हैं उनका मोराल भी डाउन होगा, उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी जैसे एक रेगुलर हम देखते हैं सीज़न में होती थी। जी बिल्कुल, यही अब 2 साल से ऐसा ही चल रहा है जैसा आपने बिल्कुल थॉरली बताया अपने इंट्रो में। और आई गेस के प्लेयर्स इससे काफ़ी हद तक जो है वो तंग भी आ गए हुए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऑप्ट कर लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं अब सीरीज़ के बीच में इसी वजह से। लेकिन आपको पता है लीग क्रिकेट जो है इसमें ये लुक्रेटिव होती है, कम टाइम में थोड़ी सी क्रिकेट होती है एंड इट इज़ हाईली बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो इस पे प्लेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता इंटरनेशनल मैच की तरह। सो आई गेस ये तो चलता रहेगा। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने लेटली जो सेट कर दिया प्रेसिडेंट के 7-8 लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मैच चल रहा है, एशेज चल रही है, दूसरे लड़कों को खिला रहे हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, 3-3 दिन के आइसोलेशन दे रहे हैं। तो ये नया ट्रेंड आ गया, स्पेशली जब से वैक्सीन लगी हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इवेंट रुकेगा अनलेस कोई चीज हाथ से बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 10-10 पॉजिटिव प्लेयर्स आए हैं, उसके बावजूद उन्होंने रोका नहीं है, वो प्लेयर्स को चेंज करके खिलाते हैं। और वैसे सलमान, हम लोगों ने अब ये नोटिस किया कि आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि चूंकि इमरान साहब, बल्कि मैं आपका भी इस पे कमेंट लूंगी कि जैसे हम आम जिंदगी के भी मामलात में कहते हैं ना कि अब जी कोविड के साथ ही जीना हमें सीख लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट को भी कोविड के साथ ही हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि वो पहले वाला मज़ा नहीं है, या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे चलेगा ये सीजन भी तो मोमेंटम पकड़ लेगा? देखिए, मोमेंटम पकड़ लिया हुआ है, मोमेंटम पकड़ लिया हुआ है। आप ये देखिए, अगर कि PSL पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जिसने सिर्फ देखें ये 7वां सीजन है, लेकिन पूरी दुनिया में अपना आप मनवाया है। और लोग, ये ठीक है कि स्टेडियम में नहीं जा सकते और स्टेडियम में जाके मैच देखने का अपना अलग से मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि TV चैनल्स पे ये लोग देख सकते हैं तो वो उसको इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा कि PCB कि जितनी तारीफ की जाए कि इतने नामसाद हालात में भी उनने इस इवेंट को करवाया और उसके लिए इन्होंने कोशिश की है, ये PCB का मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है। लेकिन यहाँ पे नजम सेठी साहब का जिक्र भी ज़रूर करना चाहूँगा कि नजम सेठी साहब को ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जितनी मेहनत के साथ ये PSL शुरू किया था, और पाकिस्तान का आप देखिए, इससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई, पाकिस्तान में दूसरी टीमों के लोग, दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स आना शुरू हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे इतना फायदा हुआ कि रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इतना फायदा हुआ कि वो ICC से और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से टक्कर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, इसके फवाइद तो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं। तो सलमान, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस सीजन के लिए, और किन टीम्स में आप देख रहे हैं तगड़े मुकाबले होंगे, फाइनल तक पहुंचेंगी? मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें ऑन पेपर तो सभी टीमें काफी वेल बैलेंस्ड हैं। स्पेशली अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देख लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, पेशावर ज़ल्मी भी जब फुल स्ट्रेंथ से खेलेगी, अभी तो उनके 3 मेन प्लेयर्स जो हैं वो बाहर है कोविड की वजह से, तो बहुत अच्छी ये टीमें जो है वो हैं। और लाहौर की भी फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन ख्वाहिश मेरी ये है कि अब सारे जीत चुके हैं, लाहौर रह गया, तो अल्लाह करे कि लाहौर भी जीत जाए एक दफा इस इवेंट को। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, चीज़ों को हमसे तो बहुत बेहतर समझते हैं, जो मौसम की कंडीशंस हैं, आधे मैचेस कराची में आधे लाहौर में हैं, लाहौर और कराची का मौसम भी काफ़ी फ़र्क होता है, तो इन कंडीशन से भी कोई क्रिकेट पे फ़र्क पड़ेगा या टीमें एडजस्ट कर जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए फैक्टर्स तो ये होते हैं हमेशा से, वेदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इससे पिच के बिहेवियर में फर्क पड़ता है कि पिच कैसी होगी, उस पर रन्स कितने बनेंगे, बॉलर्स को फायदा होगा या स्पिनर्स को होगा, फास्ट बॉलर को होगा। तो ये हम लोग भी जब बाहर जाते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो हमने अडेप्ट करना होता है, तो प्लेयर्स इस चीज के यूज टू होते हैं, और इसी चीज की ऑब्वियसली उनको जो बड़ा नाम होता है प्लेयर्स का, उसकी अडेप्टेबिलिटी दूसरे प्लेयर से अच्छी होती है।
तो ये तो चलता रहता है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी तक पिचेस और लाहौर में वेदर थोड़ा बेहतर हो जाएगा, इतनी सर्दी की शिद्दत नहीं रहेगी जो पिछले महीने से हम देख रहे हैं। अच्छा, पिच वगैरह कैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बनी है, कैसे इंतजामात हैं? एक आइडियल पिच है T20 मैचेस के लिए, इस टाइप की लीग के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं मार धाड़ हो, खूब रन्स बने, वो चीज फिर हम देखते हैं ड्यू फैक्टर, और ये वो पिच उस तरह बिहेव नहीं कर रही होती, लो स्कोरिंग मैचेस को लोग एंजॉय नहीं करते। तो इस दफा क्या आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग चाहते हैं बड़े हिट्स लगे, बाउंड्रीज लगे, चौके छक्के हो, 180 और इसके प्लस में एक्सेस में स्कोर जाए और चेज भी हो। उसके लिए आपको क्वालिटी बैटिंग स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं और आज का पिच बहुत अच्छा है। और जैसे इमरान भाई ने अभी कहा कि पीसीबी ने इस इवेंट को कराया तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो ग्राउंड स्टाफ है पीसीबी का, कल का पिच अच्छा नहीं था, शायद बहुत देर बाद यहाँ मैच हुआ इसलिए वो इतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन आज का पिच बहुत डिफरेंट है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि हर पीएसएल से पाकिस्तानी टीम को 1-2 प्लेयर मिले हैं, इससे बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तानी टीम को, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफा जो लीग हो रही है, आप किसको समझते हैं कि कोई इमर्जिंग प्लेयर ऐसा है जो टीम में अपनी जगह बनाएगा? जी इमरान भाई, ये रूल है पीएसएल का कि हर साल हर टीम में एक इमर्जिंग प्लेयर ने मैच खेलने ही खेलने हैं। तो वो 6 लड़के नए आते हैं, उनको किसी ने बहुत ज्यादा देखा नहीं होता, बहुत क्रिकेट नहीं खेली होती, उनमें से जो लड़का क्लिक कर जाता है, जो परफॉर्म बनता, चांस भी मिलता है। अब इस दफा देखना है कि ये जो 6-8 नए लड़के खेलेंगे उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पीएसएल के मैचेस को यूटिलाइज करता है, विकेट्स लेता है, रन है, तो डेफिनेटली उसके लिए आगे मौका होगा। तो ये हमेशा 6 ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते होते, बहुत सारे प्लेयर्स भी नहीं जानते होते, इन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली होती है, तो ये हर साल 6 लोगों के लिए मौका बनता है इस तरह। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि बहुत सारी जो टीम्स हैं उसमें चेंजेस इस लिहाज से होती हैं कि हमेशा वो कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि साथ चल रहा हो। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो वो कंटेन करते हैं पिछले वाले, लेकिन आगे फिर चेंज हो जाते हैं, कैप्टन्स भी चेंज होते रहते हैं। आपको लगता है कि इससे जो ओवरऑल टीम की एक आपस में एक हमआंगी है और एक केमिस्ट्री होती है, उसको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचता है? और अब तो कोविड की वजह से बार बार ही प्लेयर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। जी डेफिनेटली ऐसा होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग जो आप एक इंटरनेशनल मैच में एक मुल्क की टीम में आपको नजर आती है वो इसमें नहीं आती, लेकिन यही फ्रेंचाइज क्रिकेट की ब्यूटी भी है कि आप रिटेन कर सकते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर। किसी लीग में आप 8 रिटेन कर सकते हैं, किसी में आप 4 कर सकते हैं, किसी में 6 कर सकते हैं, तो बाकी लोग वापस ड्राफ्ट में जाते हैं, वहां से फिर टीम्स को मौका मिलता है पिक करने का। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पूरी की पूरी टीम हर साल वही खेलती जाए, मैक्सिमम 1 से 2 बार, उसके बाद चेंज होना ही होना है। तो इसमें यू हैव टू बी अडेप्टेबल। जब आपने अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रही है तो जल्दी जल्दी करनी है। इसलिए ये जो क्रिकेट है ना, ये रिदम की क्रिकेट है, यानी कि जिस टीम का एक रिदम बन गया, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो वो फिर टूर्नामेंट में बेहतर नजर आती है, और जिसकी नई सेट होती है वो फिर बड़ी जल्दी आपको डिक्लाइन की तरफ उस टूर्नामेंट में जाती नजर आती है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि बहुत से लोग ये इतराज करते थे कि डिपार्टमेंटल टीम्स जो हैं वो ख़त्म होने से लोगों का रोज़गार का मसला हो गया, तो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्क में बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इन फैमिली से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब उन्हें जॉब्स मिल जाती थी तो उनके लिए आसानी हो जाती थी। अब पीएसएल में आने से आप क्या समझते हैं, ये टीमें बनने से उनका खिलाड़ियों को माली तौर पे जो फ़ायदा हुआ है, तो वो वाला मामला कोई उसका हल निकल आया या उसकी भी आप समझते हैं अभी ज़रूरत है? इमरान भाई, उसका तो हल नहीं निकल सकता इस तरह से, बिकॉज पीएसएल से तो थोड़े से प्लेयर इसमें आते हैं पाकिस्तान के, और ये एक फॉर्मेट है T20 का, इसे सारे प्लेयर नहीं खेलते। तो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसमें तो कोई समझ लीजिए कि 650 और 800 के दरमियान परमानेंट एम्प्लॉयड प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे, जिनकी एम्प्लॉयमेंट भी चली गई और जिन्हें जिंदगी में और कुछ करना भी नहीं आता, और उनके लिए कोई प्लान बी नहीं तैयार किया गया था। बस उन्हें एक ऑर्डर के जरिए उन सबको फारिग कर दिया गया। कोई फूड पांडा में बेचारा, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ा लिखा था तो किसी बैंक में जॉब कर रहा है, लेकिन जो उसकी मेन स्किल थी वो चली गई, और उससे नंबर ऑफ प्लेयर्स भी कम हुआ। असल में ये ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को हमने कॉपी किया, 6 टीमें लाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टोटल 2.5 करोड़ की आबादी है और क्रिकेट उनकी 6वीं स्पोर्ट है। पाकिस्तान में 24 करोड़, सारे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, दूसरी किसी गेम में आपका फ्यूचर भी नहीं है।
सो यू कांट हैव 6 टीम्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए नहीं था ये फॉर्मूला। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़े अवार्ड्स भी विन किए हैं इस साल आईसीसी के, तो इतने ज़बरदस्त रिदम में नज़र आ रही है जो हमारी टीम, इसका क्रेडिट आप सिर्फ टीम को देंगे या इसमें वाकई पीसीबी और उनकी पॉलिसीज़ का भी कोई किरदार है? देखिए, पीसीबी तो अपनी कोशिशें करता है और उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और कुछ चीजें हैं जिसमें पीसीबी का बस नहीं है। आप पीसीबी ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं बंद की, डिपार्टमेंटल क्रिकेट एज ए पॉलिसी बंद की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश के ऊपर। और पीसीबी का जो क्रॉप अभी लड़कों का खेल रहा है जिसपे वो 6-8 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो क्रॉप है जो पिछले सिस्टम का है। नए वालों में तो अभी 2-3 अंडर 19 के बच्चे आए हैं, बाकी जो बाबर है, शाहीन है या रिजवान है या जो और दीगर खिलाड़ी हैं जो आपको अभी आईसीसी अवार्ड्स में नजर आ रहे हैं, ये सब आपके 2015, 16, 17, 14 ये वो वाला सारा आपका क्रॉप चल रहा है। सो नया जो सिस्टम 3 साल से चल रहा है वो तो आपका अगले 2-3 साल में जाके पता चलेगा कि इससे क्या हमने निकालना है या क्या नहीं निकल रहा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच सलमान। इंशाल्लाह हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते रहेंगे। जाहिर है कि अभी ये मेला चल रहा है तो इससे जुड़ी अहम खबरें और अहम इवेंट्स पर सलमान बट के कॉमेंट्स शामिल करते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करेंगे कि अल्लाह करे ये इवेंट अच्छा और खैर खैरियत से हो और आप ज़्यादा इसको एंजॉय भी कर सके, पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें यूं ही बहाल रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।